और थोड़ी देर बाद उसने अपने सिर से कपड़ा कुपड़ा उतारा तो वो एक औरत निकली। मैं भी हैरान था कि ये औरत ऐसे क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो मेरी शामत जरूर आएगी, अब ये दूसरी कब्र में मुझे दफनाएगी। हमें किसी ने अगर धोखा दिया है तो हम उस एक व्यक्ति को धोखेबाज नहीं मानते, हम सोचने लगते हैं कि वो सारे ही एक जैसे हैं। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इंसानों की सोच भी ना कितनी ज्यादा मिलती जुलती है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी सोच तकरीबन एक जैसी ही होती है। और ये सब होता है इंसान की यादाश्त की वजह से। जो यादाश्त इंसान को जानवरों से अलग बनाती है, वही यादाश्त ही इसका कारण है। हमें किसी ने अगर धोखा दिया है तो हम उस एक व्यक्ति को धोखेबाज नहीं मानते, हम सोचने लगते हैं कि वो सारे ही एक जैसे हैं। चाहे पुरुष को किसी स्त्री ने धोखा दिया हो, या किसी स्त्री को पुरुष ने धोखा दिया हो, या किसी रिश्तेदार ने धोखा दिया हो। रिश्तेदार ने धोखा दिया हो तो सब रिश्तेदार ऐसे ही लगने लगते हैं, और किसी स्त्री ने दिया हो तो सब स्त्रियां ही धोखेबाज दिखती हैं, या किसी पुरुष ने दिया हो तो सारे पुरुषों से ही नफरत हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा समाज कहता है। समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है और उनकी सोच ऐसी ही बन गई है। तो आज मैं ये बात क्लियर करने जा रही हूँ एक कहानी के माध्यम से। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। कि एक राज्य में एक राजा रहता था और उसकी रानी रहती थी। वो अक्सर रात को दोनों बातें करते हुए अपनी छत के ऊपर चले जाया करते थे। उस वक्त लाइट नहीं होती थी ना, तो छतों पर मशाल जलाते थे लोग। तो एक घर की छत पर मशाल काफी देर तक जलती रहती थी। तो उन्होंने उस परिवार का पता करवाया, तो वहां से उनको पता चला कि यहाँ एक व्यापारी रहता है, उस पुरुष की पत्नी रहती है। दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम इतना कि जैसा किसी ने ना किया हो। लेकिन वो राजा रानी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आपस में बात की, सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो वो ऐसा सोचते हैं कि परीक्षा कैसे ली जाए, तो आपस में कुछ डिसाइड करते हैं। तय हो जाता है कि इस तरह से इनके प्यार की परीक्षा लेते हैं। तो अगले दिन रानी ने अपनी दासी को उस घर में भेजा जहां पर वो व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उसने व्यापारी को जाकर कहा कि आपके लिए इस राज्य की रानी ने एक संदेश भिजवाया है कि अगर आप अपनी पत्नी को मार दें, हत्या कर दें, तो मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। तो उस व्यापारी ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे लिए एक रानी तो क्या, सैकड़ों रानियां भी आ जाए ना और ये कह दे कि मैं अपनी पत्नी की हत्या करके उस रानी के साथ शादी कर लूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। दासी ने वही बात जाकर रानी को बता दी। तो उन्होंने सोचा, हाँ ठीक है, इनका प्यार तो बहुत ही गहरा है और सच्चा है। तो अगले दिन राजा अपने नौकर को उस व्यापारी की पत्नी के पास भेजता है, ये संदेश देके कि उस पत्नी से कहना कि अगर तू राजा की बात मान ले और अपने पति की हत्या कर दे, तो राजा तुम्हें अपनी रानी बना लेगा, राजमहल में रखेगा, तुमसे विवाह कर लेगा। तो वो नौकर जाता है, उस व्यापारी की पत्नी को वही संदेशा देता है। तो उस व्यापारी की पत्नी कहती है कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है। और जब रात को बहुत देर तक मशाल हमारी जलती रहती थी, लेकिन आज रात जब वो मशाल बुझ जाए, समझ लेना कि मैंने अपनी पति की हत्या कर दी है। तो उस रात को वैसा ही हुआ। जब वो राजा रानी अपनी महल की छत से देख रहे थे, तो वो रात को 2-3 बजे के बीच में मशाल बुझ जाती है। तो उन्हें पता लग जाता है कि अब उस व्यापारी की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी है और मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो वो राजा अपने राज्य के सैनिकों को बुलाकर कहता है कि जल्दी से उस रानी को बचा कर लाओ। व्यापारी की हत्या तो हो ही चुकी है, व्यापारी की पत्नी को जल्दी से जाकर बचा लो। तो वो सैनिक जाते हैं, उस पत्नी को बचा लिया जाता है, लेकिन उस व्यापारी को नहीं बचाया जा सका। तो इससे वो राजा इतना आहत होता है, इतना आहत होता है, वो ये समझने लगता है कि स्त्रियां जो हैं, पत्नियां जो हैं, वो धोखेबाज ही होती हैं।
उसने अपनी पत्नी से कहा था कि इन दोनों में प्यार है, परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो पति तो सफल हो गया उस परीक्षा में, लेकिन वो पत्नी सफल नहीं हुई। इसलिए उस राजा की नफरत सारे राज्य की स्त्रियों के प्रति बढ़ जाती है। वो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस राज्य में जितनी भी पत्नियां हैं सभी के सिर धड़ से अलग कर दिए जाए, सबको मार दिया जाए, क्योंकि ये पत्नियां धोखेबाज होती हैं। वो अपने मुख्य सैनिक को ये आदेश देकर जंगल में चला गया शिकार के लिए। और पीछे जो मंत्री था जिसको उसने आदेश दिया था वो बेचारा परेशान, वो कहता है ये भी कोई बात हुई कि एक पत्नी ने अगर धोखा दिया है तो सब पत्नियां धोखेबाज कैसे हो सकती हैं, सबको मैं कैसे मरवा सकता हूँ। तो फिर वो ये परेशानी लेकर अपने घर जाता है अपने पिता के पास। और उसके पिता, उस राजा के पिता जब राजा थे तब उनके राज्य में वो मुख्यमंत्री होता था। तो उस मंत्री के पिता ने उसको कहा कि तू घबरा मत, मैं करता हूं इसके लिए, लेकिन तू उस राजा के जंगल के से वापस आने से पहले अपने आप को कहीं सुरक्षित ले जा, अपने आप को छुपा ले। तो वो छुप जाता है। तो राजा ढूंढता हुआ शाम को आता है उसके घर पे। उसको वो मंत्री तो नहीं मिलता, लेकिन उस मंत्री के पिता जो बुजुर्ग मंत्री, पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उससे बात करता है कि कहाँ है तेरा बेटा। तो वो कहता है कि मेरा बेटा तो कहाँ है वो मुझे नहीं पता, पर बात यह है कि जो तुम चाहते हो कि इस राज्य की सभी स्त्रियों को मार दिया जाए, उनका सर कलम कर दिया जाए, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आ जाए तो कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। तो कहता है जल्दी से सुना, जो भी कहानी है सुना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो जो पिता मंत्री हैं वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं उसको कि तुम्हारे पिता के समय में जब मैं उनके साथ जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए गया, तो वहां पे मैं जंगल में उनसे अलग हो गया, कहीं दूर चला गया। तो वहां पर एक व्यक्ति घोड़े पर आया, उसने अपना मुंह सारा ढका हुआ था, डाकू जैसी शक्ल बनाई हुई थी, और मुझे रस्सी से बांध के घोड़े के साथ बांध लिया और घसीटता हुआ लेके आया। जब वो कब्रिस्तान तक मुझे लेके घसीटता हुआ आया तो मुझे पता लग गया कि अब मुझे यहाँ दफन किया जाएगा, मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो वहां पर सामने, कब्रिस्तान के सामने एक खंडहर था। तो वो व्यक्ति घोड़े से उतरा, मुझे तो घोड़े से बांध ही रखा था। फिर वो उस खंडहर में गया, खंडहर से एक सरकटी लाश को उठा के लेके आया वहां पे, और उसने उससे पहले 2 कब्रें खुदवा रखी थी। मेरे को कहा और खुद भी लग गया, हमने वो मिलके 2 कब्रें खोदी। तो मैं हैरान था, अभी एक तो मेरे लिए है, दूसरी किसके लिए हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर में वो उस लाश को लेके आया, सरकटी लाश को, और उस एक कब्र में उसको दफना दिया और मिट्टी डाल दी ऊपर से। तो जब उसने अपने सिर से कपड़ा हटाया तो वो एक औरत निकली। उस औरत ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम इस राज्य के राजा के मंत्री हो, तुम अपने राजा को जाकर ये संदेश दे देना मेरी तरफ से कि उनके राज्य के एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। उस राजकुमार ने मेरे पति की हत्या कर दी है सिर्फ इसीलिए कि वो मुझे पाना चाहता था। पर उससे अब जाके ये कह देना कि मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं किसी भी राजकुमार को चाहने वाली नहीं हूँ, मुझे किसी राजमहल का या किसी राज्य का लालच नहीं है, तो मैं इसीलिए अपनी जिंदगी भी खत्म कर रही हूँ, और मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी तो तुम मुझे इसी कब्र में दफना देना और अपने राजा को जाकर ये संदेश दे देना। तो हे राजा, किसी एक औरत के धोखे दिए जाने की वजह से आप हर एक औरत को धोखेबाज नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि एक औरत धोखेबाज है तो हर एक औरत धोखेबाज होगी, या एक पुरुष धोखेबाज है तो हर पुरुष धोखेबाज होगा। तो मैं इसलिए अपनी जिंदगी दे रही हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं था। तो इसीलिए हे राजा, आप अपनी बात पर पुनर्विचार कीजिए। तो राजा ने अपने दरबार में जाकर औरतों का सर कलम करने वाला आदेश वापस ले लिया और उसने अपनी सोच को भी बदल लिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई एक व्यक्ति धोखा दे देता है तो हर व्यक्ति ही धोखेबाज होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे पति, बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे हमारे दोस्त वफादार होते हैं। किसी एक की वजह से सबको एक जैसी सजा देनी अच्छी बात नहीं होती।
नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप अपनों के साथ इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।